डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर लर्नर। आज मेरा यहाँ आने का पर्पस ये है कि अभी 12 अगस्त को एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया है, डिटेल नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देना होगा फॉर्म फिल करते समय, और हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमको ऐसे भी मिल जाए जो हमारे तैयारी के दौरान भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सो नाउ आप लोग आराम से बैठिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। जो भी आपको यहाँ से सीखने को मिलता है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है फॉर्म फिलअप में, और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमको 100% माइंड में रखना है फॉर्म फिलअप करते समय। सो नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। देखो, सबसे पहला स्लाइड जो हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये सारे डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार एक देखते हैं हम लोग। पहला हो गया आपके पास डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो हमारा विंडो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का वो है 12 अगस्त टू 2 सितंबर। तो 2 सितंबर में क्लोजिंग है, और 2 सितंबर में जो क्लोजिंग का टाइम हुआ है वो भी टाइम भी लिखा हुआ है, दैट इज़ 23 आवर्स। मतलब रात के 11 बजे तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, राइट। सेकेंड हो गया आपके पास लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। जो पैसा देना है वो पैसा हम लोग दो तरह से यहाँ पे पे कर रहे हैं। एक हो गया आपके पास ऑनलाइन पेमेंट मोड और दूसरा हो गया ऑफलाइन मोड। अब जो चालान जनरेट करना होगा फॉर्म भरते समय, वो चालान हम लोग जनरेट कर सकते हैं 2 सितंबर, जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट है उस दिन तक, और वो भी रात के 11 बजे तक। और जो हम पेमेंट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट वो कर सकते हैं मैक्सिमम बाय 3 सितंबर टिल 11 PM, राइट। और अगर आपने ऑफलाइन चालान जनरेट किया है और उसके बाद अगर हमको पेमेंट करना है SBI में जाके, तो वो जो पेमेंट है वो भी हम लोग कर सकते हैं 3 सितंबर तक, और वो वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक में ही होगा, ठीक है। आप तो ऐसा नहीं होगा कि आप SBI में जा रहे हैं और रात को 11 बजे पेमेंट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ध्यान देना है कि आपको जो पेमेंट है अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो 2 सितंबर, और अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो 3 सितंबर। क्लियर। इस बार एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर फिलअप करने के बाद आपने सबमिट कर दिया 2 को, और आपको लगा कि कुछ गलती है उसमें, या पहले से भी आपने सबमिट किया हुआ है कुछ गलती है, तो उस गलती को करेक्शन करने का 1 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, 1 दिन का हमारे पास विंडो रहेगा, वो है 4 सितंबर। सो एक ही दिन का विंडो यहाँ पे दिया गया है। जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं स्पेसिफाई किया गया है, मंथ स्पेसिफाई किया गया जो पहले भी आ चुका था। सो दैट इज़ नवंबर 2022। हो सकता है कि एग्ज़ाम अर्ली नवंबर में हो जाए, फर्स्ट वीक में हो जाए, या हो सकता है लास्ट वीक में हो। तो अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दिया है, ये भी जल्दी आ जाएगा कि किस डेट पे एग्जैक्टली हमारा एग्ज़ाम होना है। हमको तो ये मान के चलना है कि हमारा एग्ज़ाम जो है नवंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वीक के अंदर हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। इस हिसाब से हमको तैयारी करना है। जो पेपर 2 होगा, पेपर 1 के बाद जो पेपर 2 होने वाला है, पेपर 2 का जो डेट है वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा, अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन देखो, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ये जो चीज़ नया दिया गया है इसमें क्या है, आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ 1 day टू एनेबल कैंडिडेट्स टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स। जो भी गलतियां हैं अगर हमको मॉडिफाई करना है, आपने सबमिट कर दिया है उसके बाद मॉडिफाई करना है, तो आपके पास 1 दिन का विंडो है, राइट। उसके बाद ये कहा गया कि जो ये हम लोग सबमिट करने के लिए जो करेक्शन कर रहे हैं उस करेक्शन का कुछ चार्जेस भी होगा। तो यहाँ लिखा गया है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम करेक्शन किया, यानी कि अगर 4 तारीख को हमने पहली बार एक बार करेक्शन किया, तो हमको चार्ज देना पड़ेगा 200 रुपीज़। और अगर हम सेकेंड टाइम भी करेक्शन कर रहे हैं, मतलब 2 बार करेक्शन कर रहे हैं, तो उसका चार्ज होगा 500 रुपीज़। मतलब अगर आपने 4 तारीख को 2 बार करेक्शन किया तो आपको टोटल 700 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्लियर है। और ये जो चार्जेस दे रहे हैं इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, जैसे SC ST कैंडिडेट, वोमेन कैंडिडेट, उन सब के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, राइट। ये चार्जेस आपके पास मैंडेटरी होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। क्लियर है। और वही लोग फॉर्म को रिकरेक्ट कर सकते हैं या रीसबमिट कर सकते हैं जो लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा और जो शेड्यूल डेट है उस टाइम तक आपने फॉर्म भर दिया होगा, तभी हम लोग उसको रीसबमिट कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि आपने कहा कि नहीं 4 तारीख को ही मैं फॉर्म भरूंगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। यहाँ लिखा गया है ओनली दोज कैंडिडेट विल बी अलाउड टू मेक करेक्शंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म हुज कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस अलॉन्ग विथ पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फी हैव बीन रिसीव्ड। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 4 तारीख को आप कोई करेक्शन या नया फॉर्म नहीं डाल सकते। गॉट इट।
नेक्स्ट वन, वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अभी हमारे पास कोई वैकेंसी का टेंटेटिव लिस्ट भी नहीं है, हो सकता है ड्यू कोर्स में या कुछ टाइम में हमारे पास वैकेंसी आ जाएगा। हमको वैकेंसी डायरेक्टली साइट से चेक कर लेना है। साइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ssc.nic.in, फिर वहाँ से जाना है हमको कैंडिडेट्स कॉर्नर, वहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेंटेटिव वैकेंसी। अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी के डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो लोग BRO में इंटरेस्टेड हैं उनको ध्यान देना है कि ओनली मेल कैंडिडेट आर अलाउड फॉर BRO, बट अभी एज सच आपको कोई डिपार्टमेंट भी भरना नहीं है, बट ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स इन BRO। गॉट इट? नेक्स्ट वन देखते हैं। ये हमारे पास डिपार्टमेंट हैं और एज लिमिट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो, जो आपके पास एज लिमिट है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, और एक हो गया हमारे पास सेंट्रल वाटर कमीशन CWC। ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपके पास एज लिमिट अलाउड है अप टू 32 ईयर्स, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज अप टू 30 ईयर्स। सो एक्सेप्ट CPWD एंड CWC, बाकी डिपार्टमेंट में 30 ईयर्स है और ये दो डिपार्टमेंट में आपके पास है 32 ईयर्स। अब एज लिमिट देखने के लिए जो कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट क्या है? 1/1/2022, मतलब 1 जनवरी 2022 को आपको ये देखना है कि आपके पास जो एज है वो 30 या 32 से ज़्यादा नहीं हो रहा है एज पर द डिपार्टमेंट्स। क्लियर है? सो नाउ विल सी कि क्या क्या हमारे पास डिपार्टमेंट्स है। अगर उसमें देखते हैं हम लोग, तो अगर सिविल की बात करें तो BRO है, यहाँ सिविल आ गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास सिविल आ गया, यहाँ सिविल आ गया, राइट। और अगर इधर देखते हैं तो यहाँ पे सिविल आ गया है, ठीक है। 5th वाले को डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल को छोड़ के बाकी जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सिविल की वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि अभी टेंटेटिव लिखा हुआ है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि किस में कितना वैकेंसी आ रहा है। तो यहाँ टोटल आपके पास 9 डिपार्टमेंट्स है, उन 9 में से 8 डिपार्टमेंट में आपके पास सिविल की वैकेंसी आने की चांसेस है। गॉट इट? नाउ द रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से आपके पास रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे SC/ST हो गया तो उसमें 5 ईयर्स का है, OBC हो गया तो उसमें 3 ईयर्स का है, राइट। आपके पास PWD अनरिजर्व अगर होगा तो उसमें 10 ईयर्स है, अगर फिर रिजर्व होगा तो उस पर रेस्पेक्टिव जो एज लिमिट यहाँ है उसको ऐड कर दिया गया है। सो दीज आर द रिलैक्सेशन इन एज लिमिट। यहाँ कुछ लिखा गया है, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। जो भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ भरोगे वो हमेशा रेफरेंस होगा आपका 10th का सर्टिफिकेट से। आगे हम लोग देखेंगे जो भी क्रूशियल डिटेल है, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मदर्स नेम हो गया, ये सारा गवर्निंग हो जाएगा आपके 10th सर्टिफिकेट से। कभी कभी ऐसा होता है खास करके फादर्स नेम में कि हमारे पास नेम जो होता है वो मिसमैच हो जाता है। किस में हो सकता है सरनेम मिसिंग हो कि सर्टिफिकेट में, या हो सकता है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम कंबाइन कर दिया गया हो। तो आपके लिए एक ही बेंचमार्क है, आपको रेफर करना है सारे क्रूशियल डिटेल्स के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, राइट। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, वो सारा रेफर होगा 10th सर्टिफिकेट से, राइट। और इसमें कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा गया है? एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग द एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसिडर और ग्रांटेड। इसमें कोई चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, सर्टिफिकेट फॉर SC/ST, EWS, OBC एंड PWD। तो क्या हमारे पास सर्टिफिकेट्स हमको रिक्वायरमेंट होगा? इस फॉर्म में ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं। एंड सिंस ये सेंट्रल एग्ज़ाम है, इसमें सारे जो सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगा वो सेंट्रल वाले फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। यहाँ लिखा गया, कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्विजिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट when such certificates are sought by concerned डिपार्टमेंट। जो भी आपके पास डिपार्टमेंट है जिसकी वैकेंसी आया होगा उस डिपार्टमेंट के हिसाब से। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर SC/ST, OBC, EWS, PWD और ESM एटसेट्रा विल नॉट बी एंटरटेन्ड। क्लियर है? और यहाँ ये दिखा गया है कि सर्टिफिकेट्स इन एनी अदर फॉर्मेट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप सर्टिफिकेट बनाओगे
तो वो सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट्स इसमें अटैच्ड हैं उस फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। देखो क्या होता है, स्टेट्स वगैरह में ना जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट डिटेल्स मोर और लेस सेम रहता है। तो हम देखे हैं कि कभी कभी सर्टिफिकेट चल जाता है जो स्टेट वाले फॉर्मेट में होता है अगर डिटेल मैच कर रहा है तो, बट फिर भी अगर आप नया सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो तो एक बार जो फॉर्मेट्स इस फॉर्म के साथ, इस नोटिफिकेशन के साथ अटैच्ड है उस फॉर्मेट को देख लेना, राइट। देन crucial date for claim of SC, ST, OBC, EWS, PWD, etc. status or any other benefit जो डेट है, this date shall be closing date for receipt of online application। मतलब ये हो गया आपके पास 2 सितंबर। तो जो भी आप सर्टिफिकेट बनाने वाले हो जिसमें आपको रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट है वो सर्टिफिकेट अभी बना लेना। ऑल्दो आपको फॉर्म के साथ अभी कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने बाद में बनाया तो उसका फिर कोई एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म आप जैसे फिल करोगे प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाएगा। इस फॉर्म पे अभी कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, तो हमको ये मानना भी गलत हो जाएगा कि हमारा फॉर्म तो एक्सेप्ट हो गया, सर्टिफिकेट हम बाद में बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी आपको सर्टिफिकेट बनानी है विथ रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन क्लेम वो आप अभी बना लेना, राइट। और उसके बाद अगर आपने बनाया तो उसका कोई फ़ायदा फिर हमको नहीं होगा। उसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी में हम आते हैं तो हमको एक नॉन क्रीमी लेयर का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट का जो डेट यहाँ लिखा गया है, या जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो हम सर्टिफिकेट बनाते हैं उसमें हमको ये होता है कि किस फाइनेंशियल ईयर का बनाना चाहिए। इस नोटिफिकेशन में फाइनेंशियल ईयर मेंशन नहीं किया गया है। मतलब क्या होता है कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का दिखा रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपका इनकम एक सर्टेन अमाउंट से कम है। तो जो इनकम होगा वो डिपेंड कर जाएगा कि किस फाइनेंशियल ईयर का है। तो लॉजिकली स्पीकिंग अगर ये नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है तो हमारे पास जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा होगा उस फाइनेंशियल ईयर या फिर सितंबर तक के अंदर में होना चाहिए। बट इसके रिगार्डिंग यहाँ कोई डिटेल मेंशन नहीं है कि किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। बट मेरा सजेशन आप लोग को ये रहेगा कि आप फ्रेश सर्टिफिकेट बनवा लो, या ज़्यादा से ज़्यादा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया है उसका होना चाहिए। उससे अगर अर्लियर होता है तो हो सकता है उसको कंसिडर करने में दिक्कत हो। क्लियर है, सर्टिफिकेट बन जाता है 10 से 15 दिन में सर्टिफिकेट बन जाएगा। कोशिश करना कि जो लोग भी इसमें बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं वो लोग सर्टिफिकेट रिसेंट बनवा ले। कोई 3 साल 4 साल वाला पुराना सर्टिफिकेट पकड़ के उसको अगर रखेंगे और बाद में फिर हम सितंबर के बाद बनाएंगे फिर वो सर्टिफिकेट हो सकता है कि आगे कंसिडर ना हो। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो पोस्ट है, पोस्ट के रिगार्डिंग हम लोग देख रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ तुमको ध्यान देना है, कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ डिप्लोमा के साथ आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। 1 बाय 1 चलते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल इन BRO, यहाँ क्या कहा गया, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और अगर आपके पास डिग्री है सिविल में तब ठीक है, और क्या है 3 इयर्स डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। या तो आपके पास डिग्री है, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास वर्क एक्स होना चाहिए। कितने साल का, 2 साल का। सेकंड हो गया हमारे पास जूनियर इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल वाला है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द सिविल वन ओनली, सारे यहाँ डिपार्टमेंट में से लिखा हुआ है हम लोगों ने। अब देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल CPWD, यहाँ लिखा गया देखो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। देखो नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप हेडिंग देखोगे तो हेडिंग में ये लिखा गया है कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट। तो इसमें लिखा गया एसेंशियल में डिप्लोमा होना चाहिए, बट इस केसेस में डिग्री वाले भी भरते हैं इस फॉर्म को, और वो CPWD में भी पोस्टेड होते हैं। तो जो डिग्री वाले हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग CPWD में डिग्री वाले नहीं भरेंगे, हम लोग डिग्री वाले भी जो होंगे वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आपके पास आ गया, अगर हम सिविल की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें हो गया आपके पास डिप्लोमा प्लस डिग्री, वही चीज़ आ जाएगा। लेट अस सी नेक्स्ट वन इज सिविल CWC, डिग्री और डिप्लोमा, यहाँ पे भी डिग्री और डिप्लोमा है इन सिविल इंजीनियरिंग। फिर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट सिविल वाले चीज़ तो यहाँ आ जाएगा आपके पास जूनियर इंजीनियर सिविल, राइट। हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि खास करके डिप्लोमा होल्डर अगर हम लोग फॉर्म भर रहे हैं और जिस
डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वो मैंडेटरी होगा, वो जिस डिपार्टमेंट में वो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वो मैंडेटरी होगा, तो उसको ध्यान देना। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वहाँ हमारा रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, ध्यान से पढ़ो इसको, द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, सच एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर completing the requisite educational qualification as specified for the concerned post. Further, intensive training, research experience, etc. gained in the course of acquiring an educational qualification will not be counted as experience. अगर आपने पढ़ाई के दौरान, चाहे वो बीटेक हो या डिप्लोमा हो, उसके दौरान अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस ले लिया है, जैसे हम लोग इंटर्नशिप ले लेते हैं फाइनल ईयर में, तो वो कंसिडर नहीं होगा। अगर आपने डिप्लोमा में ले लिया तो वो कंसिडर नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस जो है आपको डिग्री या डिप्लोमा मिलने के बाद की एक्सपीरियंस है। और कट ऑफ डेट क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटसेट्रा as proof of having acquired the minimum educational qualification experience on or before 2 सितंबर 2022। तो जो एक्सपीरियंस भी अगर आपको 2 साल का चाहिए होगा तो वो एक्सपीरियंस भी 2 सितंबर या उससे पहले का हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ से अगर समराइज करना चाहेंगे तो आपका पास जो एज लिमिट है उसके लिए गवर्निंग डेट हो गया 1 जनवरी 2022 और बाकी सारे चीज़ों के लिए गवर्निंग डेट हो गया क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 2 सितंबर 2022। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फी, कैसे अप्लाई करना है और क्या हमारे पास एप्लीकेशन फी रहेगा। लास्ट डेट एंड टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 2 सितंबर। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड पे ही आपको सबमिट करना पड़ेगा सारा एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रेफर, यहाँ पे एनेक्सर में सारा डिटेल दिया हुआ है। एक काम आपको करना है, फॉर्म भरने से पहले, ये वीडियो तो देख ही रहे हो, एक बार फिर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना है क्योंकि कोई गलती वहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ, फॉर्मेट दिया हुआ आपको JPEG फॉर्मेट में करना है आपको, और साइज भी दिया हुआ है 20 KB to 50 KB। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, ये ध्यान रखना है, काफ़ी पुराना 6 साल पुराना फोटोग्राफ नहीं लगा देना है आपको ताकि पहचान भी ना पाए आपको। द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, इमेज डायमेंशन इज ऑल्सो गिवन विच इज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगाना होगा, स्कैन फोटोग्राफ लगाना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में। बहुत पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, साइट के हिसाब से 3 months से ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। साइज़ दे दिया है, टाइप दे दिया है, किस फॉर्मेट में होगा JPEG, और आपके पास यहाँ और एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टेकल्स, अगर आप स्पेक्ट्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो आपको वो चश्मा हटा के फोटोग्राफ लेना है। और टोपी वगैरह भी अगर लगाना है तो टोपी यहाँ नहीं लगाना है, बिना टोपी और बिना चश्मे के ये फ़ोटो आपको लेना है, ठीक है। अगर उसके साथ हुआ तो फोटोग्राफ तो शायद हो सकता है कि एक्सेप्ट हो जाए एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे, बट फिर वो आपको एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएगा और किसी भी स्टेज पे पता चला तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। फिर आपको सिग्नेचर का भी वही दिया हुआ है, सिग्नेचर का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, JPEG का साइज़ गिवन है, ठीक। क्लियर होना चाहिए आपका, जैसे नॉर्मल सिग्नेचर है वो क्लियर होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ये इमेज बना के अपलोड करना पड़ेगा। फ़ी पेबल ₹100 रुपीज़ हमको फ़ी पे करना है। इसमें एग्जेम्पशन है कैटेगरीज का, SC ST वुमेन कैंडिडेट के लिए फ़ी नहीं है और बाकी लोग के लिए आपको ₹100 यहाँ पे करना होगा, राइट। और ये जो हम फ़ी पे कर रहे हैं, ये फ़ी पे करने का ऑनलाइन डेट है, क्लोजिंग डेट जो है वो है 3 सितंबर रात के 11 बजे तक, 2300 आवर्स। However, candidate who wish to make the payment through challan of SBI may make the payment in cash at the designated branches of SBI within the working hours of bank up to 3 सितंबर 2022। अगर आपने ऑफलाइन चालान जनरेट कर लिया है, फॉर्म भरते समय चालान जनरेट किया है, एक पेपर मिलेगा आपको, उस चालान को लेके आपको फॉर्म अगर पैसा जमा करना है SBI में तो वो भी आप 3 सितंबर तक कर सकते हैं। यानी कि फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो 3 सितंबर है, वो दोनों मोड में, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन फ़ी मोड में भी। क्लियर है? ओके।
नेक्स्ट देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये सब लोग को पता है, हमारे पास 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। अभी हमारे पास जो पेपर 1 होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके जो डिफरेंट आपके पास वेटेजेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, और जो टेक्निकल वाला है वो हो गया 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। तो आपके पास यहाँ टोटल हो गया 200 मार्क्स, राइट। और ये आपके पास 2 आवर्स, नॉर्मली 2 आवर्स 40 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब। अगर किसी को स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है या फिर वो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है तो उनके लिए 40 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा है। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसमें हम लोग टाइम खराब नहीं करेंगे। पहले हमारा पेपर 1 हो जाए, फिर हम लोग पेपर 2 पे जाएंगे आगे, और उसके पहले काफ़ी नोटिफिकेशन फिर से आएंगे, तो रिलेवेंट जगहों पे उस चीज़ों को फिर डिस्कस करेंगे। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको 100% ध्यान देना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेयर ही सी डिजायर्स टू टेक द एग्जामिनेशन। आपको अपने फॉर्म में डालना पड़ेगा कि कहाँ आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहते हैं। ए कैंडिडेट में गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद इन द सेम रीजन। इसमें जोन वाइज, रीजन वाइज क्लासीफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो आपको 3 सेंटर देना है, बट वो तीनों सेंटर उसी पर्टिकुलर जोन के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक सेंटर दे दिया जोन ए से और दूसरा सेंटर दे दिया जोन बी से। तो जो 3 सेंटर होगा वो उसी जोन में होंगे, आपको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में देना है। क्या लिखा गया पढ़ो यहाँ पे, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन या मेल या कोई लेटर भेज के हम अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सोच समझ के डालना है, किस जोन पे आप देना चाहते हो और क्या आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस होगा। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। 1 मार्क आपके पास हो गया एक क्वेश्चन का, तो यहाँ 25% हो गया नेगेटिव मार्किंग। तो 0.25 का आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग। तो तुक्का नहीं लगाना है। अगर आप फाइनली कॉन्फिडेंट हो कि इस 2 में से शायद यही होना चाहिए, तब वहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हो। अदरवाइज चांसेस ज़्यादा है कि आपको नेगेटिव मार्क ही मिलेगा। सिलेबस जो SSC JEE का लास्ट टाइम था वही सिलेबस है, और हम ऑलमोस्ट सिलेबस के हिसाब से तैयारी चल भी रहा है हम लोग का। तो सिलेबस में एज सच अभी कोई चेंज नहीं किया गया है। नहीं कोई नया टॉपिक या किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई एडिशनल कंटेंट एडिशन या डिलीशन ऐसा नहीं है हमारे पास सिलेबस में। ओके। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कमीशन विल नॉट अंडरटेक डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी एंड अदर एक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। अभी जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें कोई स्क्रूटिनी नहीं होगा। जैसे आपने फॉर्म भरा, आपको एक्सेप्ट कर लिया गया और आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। तो जो भी हमने गलतियां किया होगा, हो सकता है कि हमने OBC भरा होगा, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि फोटोग्राफ हमारा सही नहीं होगा, या हम पास नहीं हुए होंगे, हमारे पास एडिक्वेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं हुआ होगा। वो सारा चीज़ देखा जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे। एग्ज़ाम 2 बार होने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाओगे तब आपके पास बहुत सारी चीज़ें चेक किया जाएगा, राइट। तो यहाँ हो सकता है कि हमको एक्सेप्ट कर लिया जाए और आगे हमारी कुछ गलती या इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स की वजह से कैंसिलेशन हो सकता है। गॉट इट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट, ये एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स। 2 फोटोग्राफ आपको लेके जाना होगा एग्जाम हॉल में। ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ, आपके पास जो फोटो ID कार्ड होगा ओरिजिनल में होना चाहिए वो। हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज, जो हमने डेट ऑफ बर्थ दिया होगा फॉर्म फिलअप करते समय, यानी कि मैट्रिकुलेशन वाला जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ और जो आपके पास ID प्रूफ होगा उन दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। ID प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हो, ये सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, इसमें से कोई भी एक हमारे पास होना चाहिए। बट ये आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिकुलेशन में डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करना चाहिए जो भी आप ID प्रूफ लेके जा रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकते हैं सबके पास आधार कार्ड होगा, तो आपको ये अभी देख लेना है कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो उसको चेंज करवाना है। यहाँ लिखा गया है
इन केस ऑफ मिसमैच इन द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास एडमिट कार्ड, इन केस ऑफ मिसमैच इन द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट एंड फोटो ID certificate brought in support of date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination। मतलब आप जो पेपर 1 देने जा रहे हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गया तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, राइट। नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड। ठीक है, तो हमारा सरकार जो है अभी जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिशन मोड पे कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसको जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जल्दी करने की कोशिश में हमने क्या किया है कि जो हमारे पास SSC JEE बॉडी है उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम डिपार्टमेंट्स के ऊपर दे दिया है ताकि ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए, राइट। यहाँ लिखा गया होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कमीशन हैज डिसाइडेड दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाय द इंडेंटिंग यूजर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिस डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। SSC JEE एज ए बॉडी होल अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। उसके बाद आगे आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हमारे पास क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा पेपर 1 एंड पेपर 2, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये दिया हुआ है। जैसे अनरिजर्व हैं तो वो 30% हो गया, OBC या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो वो हो गया 25%, SC ST अगर हैं तो वो हो गया 20%। तो ये आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ये गारंटी नहीं करेगा कि आपने अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपको नेक्स्ट स्टेज पे प्रमोट कर दिया जाएगा। दीज आर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इससे ऊपर फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। क्लियर है? सो ये हमारे पास आ गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। नाउ यहाँ क्या कहा गया देखो, इफ ए कैंडिडेट स्कोरिंग मोर देन कट ऑफ मार्क्स इन एनी टीयर, चाहे वो पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, उसके बाद स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेज फाइनल सिलेक्शन ड्यू टू एनी रीजन, ही सी मस्ट रिप्रेजेंट टू द कंसर्न रीजनल और सब रीजनल ऑफिस। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास मान लेते हैं पेपर 1 के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कट ऑफ डिक्लेयर हुआ, मार्क्स डिक्लेयर हुआ, और हमको लगा कि हमारा जो मार्क्स है, जो हमारा मार्क्स दिख रहा है वो कट ऑफ से ज़्यादा है, बट फिर भी हमारा नेम नहीं आ रहा है लिस्ट में, तो हमको डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है जहां हमने एग्ज़ाम दिया होगा उस जोन का रीजनल ऑफिस को हमको रिपोर्ट करना है कि हमारा नंबर जो है कट ऑफ से ज़्यादा है बट हमारा नाम नहीं है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वन, ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अलाउड। यहाँ भी थोड़ा सा आपको खास ध्यान देना है कि जो हम लोग एप्लीकेशन भरेंगे उसमें हमको खाली एक ही एप्लीकेशन अलाउड है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किया तो सारा जो आपने रजिस्टर करके भरा होगा सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा और फिर आपके पास कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अलाउड टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड ऑफ सबमिशन। जैसे 2 सितंबर है तब तक के लिए आपके पास एक ही फॉर्म आप भर सकते हो और वो फॉर्म जो होगा उसको आप करेक्ट कर सकते हो जो 4 सितंबर है, जो करेक्शन टाइम है हमारे पास, जो करेक्शन का विंडो है 1 दिन का, वहाँ हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग गलती से भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मत करना। ये मत करना कि एक बार रजिस्टर करके देखता हूँ क्या हो रहा है फिर बाद में देखूँगा कैसे भरना है, तो ऐसा नहीं करना है। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करोगे, क्योंकि अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किया तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है? 2 स्टेप्स हैं। पहला हो गया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरा हो गया फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स नोट करना है वो देखते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट आधार नंबर, आइडेंटिटी कार्ड एंड इट्स नंबर। एनी ऑफ दिस नंबर्स इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। कोई भी एक नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा आई कार्ड का। सेकेंड, fill your name exactly as given in matriculation 10th class certificate. In case you have made any changes in your name after matriculation, indicate the same at serial number 2 and 2D. ये आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद कहा गया fill your father's name exactly given in matriculation, mother's name exactly given in matriculation
एंड डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली एज गिवन इन मैट्रिकुलेशन। तो आपके पास जो बेंच मार्क है वो हो गया आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से सारा डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये 100% वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि सारा करस्पॉन्डेंस यहाँ पे आएगा। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी याद करना है, उसको चेंज नहीं करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड जो भी होगा उसमें इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि करस्पॉन्डेंस यहाँ पे आपके पास हो सकता है, OTP वगैरह मोबाइल में आएगा, तो एक वर्किंग मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऐसे भी आपका OTP आएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हो। क्लियर है? जो हम लोग कह रहे थे कि क्या होता है अगर हमने मल्टीपल फॉर्म भरने की कोशिश किया, तो जब फॉर्म भरोगे तो एक जगह पे ये चीज़ आपको मांगेगा, रोल नंबर, 10th क्लास रोल नंबर नीड्स टू बी फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सपोज आपने अगर 2 बार अटेम्प्ट किया फॉर्म भरने का, उस दोनों बारों में आपको 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। तो 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है इनिशियल में आपने एक बार आधार से कोशिश किया और सेकंड टाइम पैन कार्ड से कोशिश किया या वोटर आईडी से कोशिश किया, बट यहाँ आके ये चीज़ फंस जाएगा, क्योंकि ये रोल नंबर तो आपके पास एक ही होगा। तो इसीलिए आपको एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही भरना है। अब एक ही भर सकते हो, मल्टीपल वहाँ अटेम्प्ट भी नहीं करना है, या यहाँ कुछ चेंज करेंगे तो वो आगे फिर हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। गॉट इट? सो ये सारे हमारे पास डिटेल था जो कि आपको फॉर्म भरते समय खास ध्यान देना है। अगर कुछ डिटेल्स आपको लगता है कि इसमें मिसिंग है या आप लोग को क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको और थोड़ा सा क्लियरली आपको समझाया जाए। जैसे हम लोग का जो मास्टर लर्नर है उसमें SSC JEE की ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, बैच स्टार्ट हो चुका है, 25 जुलाई से हमारा एक बैच चल रहा है। आप लोग को यहाँ प्रिपेयर करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप हमारा वेबसाइट के विजिट कर सकते हैं और यहाँ आप ऑफिस से कनेक्ट करके जो भी आपको एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग डिटेल चाहिए होगा वो इंक्वायर कर सकते हैं। हमारा कोर्स एकदम बढ़िया चल रहा है और वेल इन एडवांस कंप्लीट होगा। रिवीजन वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा हम लोग करवा रहे हैं, और जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। सो प्लीज़ डू विजिट आवर वेबसाइट, and for any further information you can contact our office address, right, in the phone, email, वहाँ पे आप contact कर सकते हैं। So that is all from our side. Thank you very much. आपने काफ़ी टाइम दिया हम लोग को, उसके लिए धन्यवाद। Take care and keep studying. Thank you very much.